नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अटर स्टडी पॉइंट में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां फिजिक्स सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, समझी जाती है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की एक दमदार सीरीज़ जो आपको बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी करवाएगी, वो भी एकदम आसान और सरल भाषा में। इस पूरी सीरीज़ में हम हर चैप्टर को कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे और आपका जो कंप्लीट सिलेबस है बोर्ड के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सारी परिभाषाएं हो गए, उनके मात्रक, विमीय सूत्र, जो भी हमसे पूछा जा सकता है, जितने भी डेरिवेशंस है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और सबसे खास बात, यह सीरीज़ हिंदी मीडियम छात्रों के लिए है, ताकि हर विद्यार्थी चाहे गांव से हो या शहर से फिजिक्स को दिल से समझ सके। तो चलिए बिना समय गंवाए आज से हम शुरू करते हैं पहला अध्याय, यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तैयार रहिए, क्योंकि आगे की ये यात्रा आपके भविष्य को बदल सकती है। तो क्लास शुरू करते हैं। पेन और कॉपी निकाल लीजिए, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए चीज़ें, और कुछ भी अगर आपको डाउट रहता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला जो अध्याय है वो आता है फिजिक्स की स्थिर विद्युत की शाखा में, यानी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम आवेशों का अध्ययन करते हैं और उन आवेशों को हम स्थिर रखते हैं। यानी कि हम यहाँ पे जिन भी आवेशों का अध्ययन करेंगे वो सभी आवेश क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। स्थिर आवेश या आवेशों का समूह है। स्थिर आवेश या आवेशों का समूह है, यानी कि हम जिन भी आवेशों का अध्ययन करेंगे वो सभी क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। इसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में हम पीछे की बातें नहीं करेंगे। जो बेसिक चीज़ें होती है कि भाई आवेश का जन्म कहाँ से हुआ, हम अक्सर जो क्लासेस है उनमें हम देखते हैं कि भाई आप जब सर्दी में स्वेटर पहनते हो तो आपको चटक लगता है, और उसके अलावा जब हम बात करें बिजली क्यों गिरती है, तो वहाँ से हमें एक ओरिजिन मिल जाता है आवेश के लिए। ठीक है, तो बिना किसी समय गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं सीधा आवेश की परिभाषा से। यानी हम समझते हैं कि आवेश आखिरकार है क्या। तो बात अगर हम करें विद्युत आवेश की परिभाषा, तो परिभाषा देखिए, आवेश क्या है सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो आवेश बेसिकली एक गुणधर्म है किसी भी पदार्थ का, जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसके कारण वह विद्युत बल लगाता है, या फिर वह खुद भी उस क्षेत्र को अनुभव करता है। यानी कि अगर हम लिखें परिभाषा तो क्या लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो या अनुभव हो, या क्या हो? अनुभव हो, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि भाई आवेश की जो परिभाषा है वो कहाँ से आई, आवेश आया कहाँ से, और ये जो गुणधर्म है वो कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, तो इसके लिए अगर हम किसी पदार्थ को समझते हैं तो हम ये जानते हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु में हम जानते हैं कि एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स उस नाभिक के चारों ओर आकर्षित रहते हैं, उसका कारण है उन पर मौजूद आवेश। यानी इलेक्ट्रॉनों पर आवेश रहता है और नाभिक में भी आवेश पाया जाता है। वहाँ से हमें पता चलता है कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, यानी कि आवेशों के प्रकार की जब हम बात करें तो दो प्रकार होते हैं। पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। यानी कि जब हम बात करें परमाणु में तो नाभिक में धनावेश पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या रहता है? ऋणावेश रहता है। यहाँ से अगर हम एक और परिभाषा लिखते हैं
यानी कि हम उस वस्तु में, उस पदार्थ में आवेश को किस रूप में अगर हम उत्पन्न कर सकते हैं तो हम लिखेंगे कि जब हम बात करें परमाणु की तो सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु, सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश हो गया? ऋणावेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जिस पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश आवेश होता है, के बराबर होती है। यानी कि परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। तो अगर कोई वस्तु, कोई राशि जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया? वह उदासीन हो गया, उस पर मान जो कुल है वो क्या हो गया? शून्य हो गया। इसलिए परमाणु विद्युत रूप से कैसा पाया जाता है? उदासीन पाया जाता है। इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन पाया जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम किसी भी वस्तु को आवेशित करें तो क्या करते हैं? अब देखिए, लिखते हैं जो तीसरी परिभाषा है, जो आवेश की परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि परमाणु की विद्युत उदासीनता को समाप्त करके, और वो समाप्त कैसे की जा सकती है? समाप्त करके आवेशित कणों को उत्पन्न किया जा सकता है। और यह होता कैसे है? देखिए, अगर हम किसी भी परमाणु से, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी वस्तु को कैसा कर देती है? धनावेश एवं इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता है वस्तु को ऋणावेश प्रदान करती है। यानी कि आवेश की यहाँ से परिभाषा एक और उत्पन्न हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न गुण, जिसके कारण कोई पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न या उसका अनुभव करता हो, विद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि हम यहाँ से एक और परिभाषा लिख सकते हैं जो कि क्या होती है? आवेश की परिभाषा होती है। यानी किसी भी पदार्थ को आवेशित कैसे किया जा सकता है? हम उसके परमाणु से उसके इलेक्ट्रॉनों को या तो कम कर सकते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे धनावेश आएगा, या फिर इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे क्या आएगा? ऋणावेश आएगा। नेक्स्ट बात करें कि आवेश को दर्शाया कैसे जाता है। यानी कि आप बार बार आवेश वर्ड तो नहीं लिखेंगे,
तो फिर आवेश की जगह है क्या लिखें कि आप समझ जाएं कि ये आवेश है। तो देखिए आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं, आप इसे स्मॉल क्यू, और अगर बड़ा आवेश है तो आप कैपिटल क्यू, और भी अगर बहुत स्मॉल ही क्यू है तो आप डी क्यू आवेश से इन्हें दर्शा सकते हैं। यानी ये सभी किसके प्रतीक है, आवेशों के प्रतीक है। अगर आपको धनावेश दर्शाना है तो क्या होता है प्लस क्यू, और आपको अगर ऋणावेश दर्शाना है तो आप माइनस क्यू इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि आवेश के मात्रक क्या क्या होते हैं, यानी आवेश का मात्रक, तो बात करें अगर आवेश के मात्रकों की यानी यूनिट ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई मात्रक की। तो आवेश का जो एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक वो होता है कूलाम, जिसे हम सी से दर्शाते हैं। और ये कूलाम जो है वो कहाँ से आया, वो आता है देखिए एम्पियर, एम्पियर गुणा सेकंड से। ये हम विद्युत धारा की परिभाषा से समझते हैं कि I बराबर हम जानते हैं क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि आवेश के जो प्रवाह है उसकी दर से धारा का मान जो होता है वो एम्पियर में होता है और समय क्या हो जाता है सेकंड। यानी यहाँ से हम देखते हैं Q बराबर हो जाता है I इंटू टी, तो वहाँ से इसका मात्रक आता है एम्पियर गुणा सेकंड, यानी कि इसका जो SI मात्रक है वो क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि नहीं भाई हमें ऐसा ही नहीं सीजीएस मात्रक भी बताइए, सीजीएस मात्रक की, तो सीजीएस मात्रक इसका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जैसे हम कहते हैं स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, और या फिर इसे हम एक और भी कहते हैं जिसका नाम है फ्रैंकलिन, इसे हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। अगर बात करें तुलना की कि यानी कि एक कूलाम में भाई कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो इसमें होते हैं 3 गुणा 10 की घात 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये मान आपको याद रखना है कि भाई अगर हम ऐसा इसे सीजीएस में बदलें तो कितना मान हमें चाहिए होता है। चलो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर ली है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या हो जाएगी, यानी इसकी ईएमयू, जिसे हम कहते हैं एब कूलाम, एब कूलाम। तो जब हम बात करें कि भाई एक कूलाम में कितने एब कूलाम हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इतने एब कूलाम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये इन तीनों के बीच में आपस में क्या हो गया, संबंध हो गया। जैसे कि हमने देखा फ्रैंकलिन क्या है, एक इकाई है, वैसे भी आवेश का एक बड़ा मात्रक भी पाया जाता है, आवेश का एक बड़ा मात्रक भी है जो कि रहेगा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, जिसे हम कहते हैं फैराडे। तो फिर बात करें कि एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं भाई, तो एक फैराडे में होते हैं 96,500 कूलाम, यानी इतने कूलाम मिलके एक फैराडे बनता है, इसलिए काफ़ी बड़ी यूनिट है। और आवेश के केस में देखा जाए तो सबसे बड़ी यूनिट है हमें कौन सी मिलती है, फैराडे ही मिलती है। लेकिन जब हम बात करें कि एक कूलाम आवेश जो है वो काफ़ी बड़ा मात्रक है, एक कूलाम क्या है वो भी एक बड़ा मात्रक है, तो इसके अलावा हम कुछ अन्य मात्रकों की भी बात करते हैं। यानी कि आपको सवाल में, आपको फिजिक्स में कुछ अन्य मात्रक देखने को मिलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हो कि एक माइक्रो कूलाम, जिसे दर्शाया गया हो इस प्रकार कि माइक्रो कूलाम, इसका मतलब होता है कि उसमें 10 की घात -6 कूलाम है। हम जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं आवेशों का तो वो काफ़ी कम मान इस्तेमाल करते हैं, 10 की घात -6, 10 की घात -3, इन रूप में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे लिए वो आसान रहे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात करें अगर एक मिली कूलाम, यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक मिली कूलाम कितना हो जाएगा, तो एक मिली में कितने होते हैं 10 की घात -3, तो मिली कूलाम में कितना होता है 10 की घात -3 कूलाम होता है। ठीक है, फिर अगर बात करें एक नैनो कूलाम में बताइए भाई, तो एक नैनो कूलाम में कितना हो जाएगा, इसे इस प्रकार दर्शाते हैं नैनो कूलाम, और इसमें होता है 10 की घात -9 कूलाम। फिर बात करें एक पीको कूलाम की, एक पीको कूलाम की, तो उसमें रहता है 10 की घात -12 कूलाम। इसके अलावा भी और होते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी यही इंपॉर्टेंट है, इतने को ही हम जानेंगे, क्योंकि जब सवाल हम बात करते हैं, क्वेश्चंस जब हम देखेंगे तो हमें इन्हीं प्रकार का आवेश दे रखा होता है, माइक्रो में मिलता है, मिली में मिलता है, या फिर नैनो कूलाम में आपको मिलता है।
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई चलो जब हमने आवेश के सभी राशियों की बातें कर ली है तो इसकी एक विमीय सूत्र भी तो ज्ञात कर लेते हैं। यानी इसकी विमा जब हम देखें तो देखिए मात्रक क्या था इसका, मात्रक है एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर का विमीय सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, ए होता है, सेकंड का क्या होता है टी, यानी ए टी क्या हो गया इसका विमीय सूत्र हो गया। प्रॉपर फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा M0 L0 T1 A1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा विमीय सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसका गुणधर्म जो हम वो है, हम देखते हैं कि भौतिक राशियां भी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। उनमें से अगर हम बात करें कि आवेश कैसी राशि है तो आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, यानी दिशा का इसमें कोई भी रोल नहीं रहता है। हम आवेश को सीधा उसके मान से पढ़ते हैं, उसमें कोई भी दिशा नहीं होती है कि किसी भी वस्तु को जब हम आवेशित करते हैं और तो वहाँ पे दिशा का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हम उसके इस दिशा में अगर हम इलेक्ट्रॉनों को कमी करें, इस दिशा में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि करें तो ही उस पर आवेश रहेगा, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे आवेश के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, आवेश के किस प्रकार हम उन्हें जोड़ सकते हैं, आवेश के जो कुछ रूल्स है जो प्रकृति फॉलो करती है उन्हें हम पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। साथ के साथ लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, चीज़ें याद रहेगी। चीज़ें जब याद रहेगी तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए वीडियोज़ के अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि ले भाई बोर्ड की तैयारी कर ले, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है।